हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फिजिक्स आगे बढ़ाते हैं हमारी, ठीक है। शायद इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा ये। तो अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ के बारे में हमने ये तो देखा था कि गॉस लॉ होता है कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फ्लक्स। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं ई डॉट डी है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अब हम सीखेंगे। तो पहली एप्लीकेशन ये लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा मैं करेक्शन करा देता हूं, ठीक है बेटा। जब मैंने आपको फ्लक्स ई डॉट डी पढ़ाया था, है ना, इसमें मैंने एरिया वेक्टर समझाया था। 2D वाला वेक्टर बताया था 2D में और 3D में। 2D में मैंने बोला था कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और फिर मैंने ये डायग्राम बना दिया था और इसको यहां लिख दिया था सर्कल, ठीक है। कायदे से ये डायग्राम आएगा इधर, क्योंकि ये है स्फीयर, तो इसको इधर बना देना कि ये स्फीयर है इस वाले सेक्शन में, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। फिर आप बोलोगे सर सर्कल में क्या होगा, कि सर्कल अगर ये है तो इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। या तो आप इधर मानेंगे या आप इधर मानेंगे, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको उधर दिया है तो उधर ही मान लेना, अगर बाहर की तरफ दिया है तो बाहर की तरफ। ये वाला इधर बना दीजिए और सर्कल वाला इधर कर दीजिए, ठीक है। इसको हल्का सा चेंज कर लेना, मैं सर्कल गलती से लिख गया स्फीयर की जगह, ठीक है। तो 2D वाले में तो सर्कल आ जाएगा, 3D वाले में स्फीयर आ जाएगा। आइए, तो मैं बता रहा था आपको पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई पहली बार नहीं बता रहा, आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट लेक्चर था कि किसी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट, जो कि यहां से r डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, जो कि के क्यू बाय आर स्क्वायर से दिया जाता है। तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर ये नेगेटिव होगा तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आज हम डेराइव करने वाले हैं, ठीक है। पहले डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। देखिए, तो कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या करना है, आपको कभी भी निकालना है, कॉपी के टॉप पर कहीं लिख लेना, अज्यूम द सुटेबल गॉसियन सरफेस, नंबर 1। नंबर 2, द पॉइंट at which electric field is to be calculated should lie on the surface of Gaussian, Gaussian surface, should lie on the surface of Gaussian surface। और थर्ड लिखिए, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। चलिए देखते हैं, ये मेरे पास क्यू चार्ज है और इसके कारण मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे सूटेबल। देखो बेटा, इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस क्लोज में ऐसे भी मान सकता था, 3D में कोई भी मैं ऐसे भी मान सकता था, क्यूब भी मान सकता था, कैसे भी मान सकता था। बट हम वो गॉसियन सरफेस मान लें जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो हमारे पास फायदा है। अदरवाइज आप कोई भी करके फिर कैलकुलेशन करते रहिए, इंटीग्रेशन करते रहिए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहां पर सूटेबल गॉसियन सरफेस मानूंगा, और वो होगी मेरे पास यहां पर स्फीयर। तो इस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं अपनी गॉसियन सरफेस को मानूंगा ये रहा, ये मेरे पास है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। मैं अपनी बात अभी क्लियर करूंगा किस तरह से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। तो इस पी पॉइंट पे चाहिए, ओके। तो मैं यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट मान लूंगा, एरिया वेक्टर इसका इधर हो जाएगा, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, थीटा हो गया 0। अब मैं इस एरिया वेक्टर के लिए लिख दूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए, गॉस लॉ कहता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब सुनिए कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी। थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये क्लोज सरफेस की निशानी, इसलिए इसको लगा देना, ई डी ए हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर मैं ये सरफेस यहां मान लेता तो एरिया वेक्टर इधर हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो जाता। यहां मान लेता, यहां मान लेता, यहां मान लेता, किसी भी पॉइंट पे मान लेता, तो हर एक पॉइंट यहां से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आता
है ना। अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट ले करके जब बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हर एक सेगमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, यानी कि इस टर्म को मैं कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल सकता हूं। अब जरा सोचो, मैं ये वाली गॉसियन सरफेस मान लेता, तो क्या इस सेगमेंट पर, तो ठीक है आप कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कर होता क्या? ये तो पास हो गया। यहाँ होता तो हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई रिलेशन हमें यहाँ पर चाहिए होगा, तो इसलिए हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानी, सबसे सुटेबल वही है। अंदर की तरफ चार्ज कितना इस गॉसियन सरफेस के? अच्छा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बताइए ई डॉट डीए में डीए क्या होता है? ये होता है एरिया वेक्टर। किसका? ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर, ठीक है। यार इसको बंद कर दो, आगे सुन लो फिर यहां पे एक बार, ठीक है। तो इस पूरे का एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा? 4 पाई। किसका एरिया? गॉसियन सरफेस का। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यही तो है ना, इसको आप क्या कह दो और तो क्या करोगे? आ गया फॉर्मूला? ओके, अब इसकी डायरेक्शन बताने के लिए मैं यहां पे यूनिट वेक्टर लगा दूंगा, और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। इसको भी समझाता हूं, यानी कि यहां से आप अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ, अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ, अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इसके लिए ग्राफ खींचने की बात करूं, तो E आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि हाइपरबोला E अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा आ जाएगा इस तरह से, यानी कि डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, ठीक है। तो ये वो हमारा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिए इसको। आइए सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। बेटा कॉपी के टॉप पर एक चीज लिख लेना, जब मैं शेल की बात करूंगा तो वो कंडक्टिंग होगा, यानी कि मेटेलिक होगा, और जब मैं सिर्फ स्फेयर की बात करूंगा तो इसका मतलब वो सॉलिड होगा और नॉन कंडक्टिंग होगा। ये भी एनसीईआरटी में है नहीं, बट इसको हम करेंगे जरूर, इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक आध क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं चार्ज स्फेरिकल शेल, यानी कि ये मेरे पास चार्ज शेल है, अंदर मास नहीं है इसलिए इस पर चार्ज नहीं आएगा अंदर, और चार्ज आएगा बाहर की तरफ, क्लियर। अब मुझे किसी पी पॉइंट पर बनाना है जिसकी यहां से डिस्टेंस स्मॉल आर है, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहां पर। तो 3 केस है। केस 1, जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। केस 2, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। और केस 3, इसका क्या मतलब? स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी कि मुझे आउटसाइड चाहिए पॉइंट, आउटसाइड द शेल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया, यानी कि एट द सरफेस निकालना है, पहले देख लीजिए आराम से, और मुझे अंदर भी निकालना है। चलिए बाहर वाले के लिए बात करते हैं, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे सिमेट्रिकली यानी सुटेबल, और वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो गॉसियन सरफेस पर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा स्फेरिकल ही। कैसी गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल। तो यहां पर मैं एरिया वेक्टर डीए इधर मान लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ जाएगा चार्ज के कारण, है ना। ऐसे तो निकलता है यहां से ऐसे, तो मैं लिख देता हूं बाय डेफिनेशन ई डॉट डी आई, और गॉस लॉ कहता है ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगेन थीटा 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड
पूरी गॉसियन सरफेस पर क्योंकि सिमेट्रिकल है सेम रहेगा, इसलिए कांस्टेंट लेके बाहर कर देता हूं। मैंने इसको क्यू चार्ज दे रखा है। अगेन ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिखूं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर या 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर? स्मॉल आर स्क्वायर। वजह क्योंकि डीए क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया, और गॉसियन सरफेस आपकी स्मॉल आर वाली है, ये नहीं है। तो यहां लिखूंगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और ये वही है रेडियली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। किसी तो आपने वही फॉर्मूला निकाला, बिल्कुल सही बात है। यानी कि किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा चार्ज शेल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी कहीं ना कहीं लिखी हुई कि बाहर वाले पॉइंट के लिए चार्ज शेल इस तरह से बिहेव करता है जैसे कोई पॉइंट चार्ज हो। ठीक है, सरफेस पे कैसे निकालोगे? सरफेस पे निकालना है तो बेटा ये गॉसियन सरफेस ना आकर के मेरे पास पी पॉइंट कहां आ गया, ये रहा, यहां पे मुझे निकालना है। तो गॉसियन सरफेस भी मैं यही वाली मान लूंगा, ये रही मेरी गॉसियन सरफेस, ये रहा मेरे पास पी पॉइंट। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड डीए वेक्टर। यानी कि इन इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। बस पूरा करने की जो थोड़ा कि पूरा लिख करके करना है ना, तो सारी स्टेप सेम कर दो, इसको आप कैपिटल आर स्क्वायर कर देना, बस ये निकलेगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इनसाइड द शेल बात करते हैं। लिख लेना इसको, पॉज करके स्क्रीन। इनसाइड द शेल अगर आप बात कर रहे हैं बेटा, यानी कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैं गॉसियन सरफेस ऐसे ले लेता हूं। तो फिर से मैं केस नंबर 3 में ई डॉट डीए लिख देता हूं। क्यू इनसाइड क्या है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। किसे ये वाला, ये तो बाहर है ना यार, हमें तो अंदर करना है। तो यहां लिख देना सिंस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड at the surface of shell, hence there is no charge inside the Gaussian surface. There is no charge inside the Gaussian surface. Means Q inside is equal to 0, electric field is equal to 0. यानी कि मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। समझिए क्या पढ़ा है हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि बेटा शेल जो होता है, शेल के अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो 0 होता है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। आर क्या, सेंटर से डिस्टेंस। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां है, बताइए मुझे। इस पॉइंट के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो ये कम हो गया ना, है ना। तो ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मैक्सिमम है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है, उसके बाद धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। अंदर तो है नहीं, इस सरफेस के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर रखा तो फॉर्मूला ये बन गया। अब बाहर चले जाओगे तो स्मॉल आर बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। इसको हम कर्व से भी बता सकते हैं, कैसे देखना, ये भी लिख लेना पॉज करके। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, स्मॉल आर की वैल्यू यहां पे क्या है 0, और इस पॉइंट पे स्मॉल आर क्या हो गया कैपिटल आर सरफेस पर, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर।
और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 कम हो रहा है। ठीक है, और कई बुक्स में ये सर्किल नहीं बना हुआ मिलेगा आपको सिंपल यही बना हुआ मिल जाएगा। दोनों ही सही है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जैसे आप सरफेस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और ये वैल्यू कितनी है, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। ठीक है, ओके, ये स्फीयर बन गया है, तो इसके रिजल्ट भी लिख लीजिए। कर्व से क्या रिजल्ट निकला, पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक शेल is 0. Number 2, maximum electric field is obtained at the surface of charged shell, that is KQ upon capital R square. आप आदत डालें इस K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने की, बुक्स में ये लिखा हुआ मिलेगा आपको एनसीईआरटी। उसे फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में बुरा लगता है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस when we move out of the surface. ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना कैसे, E is proportional to capital R square. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके पास शेल। अगला लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, ब्रैकेट में नॉन कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। आइए अगेन, इस बार हमारे पास नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब अगर आपने चार्ज दिया तो वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में ही रहेगा। या आपने क्यू चार्ज दिया कैपिटल। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर, ये पी पॉइंट है। अगेन मैं गॉसियन सरफेस मान लूंगा, स्मॉल आर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डीए वेक्टर, सब कुछ सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा चुपचाप लिखूंगा, बिना बोले लिखूंगा। यहां मैंने स्मॉल लिखा है ना, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, इसका नहीं है। ये हो गया हमारे पास, यानी कि ठीक है। चलिए दूसरा, ये पहला था केस नंबर 1, ये वाला, ये हेडिंग डाल देना, आउटसाइड द सरफेस, केस नंबर 1। केस नंबर 2, एट द सरफेस। एट द सरफेस में क्या लिखोगे, पुट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन इक्वेशन नंबर 1। तो फिर से आप वहीं पहुंच गए जो आपने अभी तक कर रखा था, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिला, सब कुछ वही, ठीक है, जो हमने अभी भी करा, दोनों केस सेम है सरफेस तक के लिए। अब आइए इनसाइड द सरफेस, इसको समझते हैं। केस नंबर 3, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि इनसाइड द शेल, इनसाइड द स्फीयर। समझना ध्यान से, ये मेरे पास चार्ज इसके वॉल्यूम में बिखरा पड़ा है। मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बना लेता हूं जिसकी सरफेस पे आना चाहिए। अगेन वही हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डीए वेक्टर। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस है। अब चूंकि यहां पर हर जगह का पॉइंट सेम है, ये बाहर ले लो। आइए, क्यों, चार्ज कितना है यार। अब देखो, इस पूरे चार्ज में से सिर्फ हमें ये वाला चार्ज चाहिए जो इसके अंदर आ रहा है, ये तो बाहर आ गया ना, बाहर वाला नहीं चाहिए, तो हम इसमें लगाएंगे यूनिटरी मेथड। क्या बोलता है वो कि इफ 4/3
4/3πr³, ये पूरा वॉल्यूम हैज चार्ज इज इक्वल टू क्यू। इस पूरे वॉल्यूम पे क्यू चार्ज है, तो इतने वाले वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, हैंस 4/3πr³ वॉल्यूम हैज क्यू, ये नीचे आ गया 4/3π से कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्यू इनसाइड। इजी है, मैंने कुछ नहीं करा है। इस पूरे पे चार्ज क्यू है तो अंदर पे कितना है, और ये चार्ज क्यू की वॉल्यूम में है, इसलिए हम कह देंगे 4/3 कैपिटल R³ में चार्ज क्यू है, तो 4/3 स्मॉल R³ में चार्ज कितना है, ये हमारे पास है, ठीक है। बस E, ये डी क्या है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4π स्मॉल r²। क्यू इनसाइड कितना निकला, कट जाएगा, क्यू, और इसको मैं लिख दूंगा के, तो के क्यू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। या इसमें कोई भी लिख लो आप, इसमें लिख सकते हो आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। अभी जो पहले आप इसको लिखो, ठीक है, देख लीजिए आराम से, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो आप कोई भी यूनिट वेक्टर मान लीजिए, वही रेडियली आपको, यानी कि स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। समराइज करें इसको, ये यूनिटरी मेथड लगाया बस, इसमें यही नया है, समझिए। क्या समझे हम कि किसी भी शेल की बात करते, सॉरी स्फीयर की बात करते हो तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के क्यू बाई कैपिटल R², और बाहर आता है के क्यू बाई स्मॉल r²। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे कितना आएगा, सेंटर पे 0, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, और अंदर के सेंटर के लिए स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि अगर आपने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहां 0 है, उसके बाद ये ऐसे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। सरफेस पे जाकर के ये मैक्सिमम हो गया, कितना हो गया, के क्यू बाई कैपिटल R², और उसके बाद में ये कम हो गया। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, देख लीजिए, ये आपके पास स्फीयर है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ेगा, सरफेस पे इतना हो जाएगा, और फिर धीरे 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 कम हो जाएगा। रिजल्ट लिखिए। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 at the center and it increases as E is proportional to small r up to the surface। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, सरफेस पर, यानी कि चार्ज सरफेस पर ही मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विद डिस्टेंस व्हेन वी मूव आउट ऑफ द सरफेस। बहुत जल्द मैं नोट्स भी अपडेट कर दूंगा आपको सारे, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स। और ब्रैकेट में लिख लीजिए E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, ठीक है।
आइए अगला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज। अच्छा अभी करते हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए एनसीईआरटी, इसी पे बेस्ड है जो हमने अभी कराया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.13। एक बार इसको ट्राई करना, मजा आएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई वायर है और उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। तो स्टेप नंबर 1 लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप नंबर 1 लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास वायर है, बहुत बड़ा है इसलिए हमने डॉटेड बता दिया है, और ये इस पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अब मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन निकालनी है। तो पहले मैं यहां से सिमेट्रिकली एक छोटा सा सेगमेंट मान लेता हूं डी क्यू का, और जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर मैं एक सेगमेंट नीचे भी मान लेता हूं डी क्यू का। यहां से अगर ये एक्स डिस्टेंस पर है तो ये वाला भी मैं एक्स डिस्टेंस पर मानूंगा। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से होगा इस तरफ, है ना, चार्ज से अबे बाहर की तरफ। बेटा अगर x ये है, r ये है, और ये एंगल थीटा मानता हूं, तो ये भी r है, ये भी x है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा और थीटा। इस DE के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा DE cos थीटा, वेक्टर नहीं पढ़ा तो रिवाइज करना, और एक ये है DE sin थीटा। इस वाले का भी एक कंपोनेंट कर देता हूं इधर की तरफ, उसकी वैल्यू क्या होगी DE cos थीटा। एक पहले ही था और एक अब हो गया, तो ये दोनों मिलकर के हो गया 2DE cos थीटा, और एक DE का कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ DE sin थीटा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ DE cos थीटा। तो लिखिए इस बात को एज शॉन, डायग्राम बना करके, एज शॉन इन द डायग्राम कंपोनेंट DE sin थीटा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will cancel each other and net electric field will be in the direction of DE cos theta। तो ये हमने इसका डायरेक्शन निकाल लिया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा उसके लिए हम गॉस को यूज करेंगे। तो सेकंड हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखना बेटा, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करूंगा। सपोज करो मुझे इस पी पॉइंट पे निकालना है। अगर मैंने स्फीयर ले लिया तो इस चार्ज की डिस्टेंस, सपोज करो मैंने ये ले लिया, तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की डिस्टेंस अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी, इसलिए मैं स्फीयर तो नहीं लूंगा। मैं एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लूंगा, दैट इज सिलेंड्रिकल। ये मेरे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो वायर इसके अंदर ही है। ये आगे तक जाना है, ठीक है। और जिस पॉइंट ये मैंने मान लिया स्मॉल आर डिस्टेंस है यहां से इसकी, और ये रहा मेरे पास पी पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, यानी कि ये होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं इस सिलेंडर को 3 सरफेस से मिलकर के बना हुआ मानता हूं। एक ऊपर वाली सरफेस S1, एक ये वाली सरफेस S2, और एक नीचे वाली सरफेस S3, यानी कि S1 S2 S3। अब मैं गॉस लॉ लिखता हूं E डॉट dA Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैंने इसकी लेंथ मान ली है L, ठीक है। तो
अभी ये क्लोज है सिलेंडर। अब मैं इसकी 3 सरफेस की बात करूंगा तो तीनों सरफेस खुल जाएंगी, तो मैं इसको 3 सरफेस में तोड़ लेता हूं। E.dA फॉर सरफेस 1। मैंने यहां पे क्लोज नहीं लगाया इस बार, क्यों? क्योंकि सरफेस खुल चुकी है। इस सरफेस के लिए सरफेस 1 के बारे में बात कीजिए। इसका एरिया वेक्टर इधर है ना, थीटा कितना हो गया 90। नीचे वाली सरफेस की बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है बट एरिया वेक्टर इसका भी कहां आएगा, नीचे की तरफ। इसके लिए थीटा 0, क्योंकि ये भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। cos 90 0, ये दोनों तो हट गए, बचता कौन है सिर्फ। अब ये भी थीटा 0 हो गया, तो ये बैठा दूं cos 0, क्योंकि क्या होता है 1 हो गया। अब वही बात है, इसके अंदर जो वायर होगा चारों तरफ की सरफेस है ना ये, और ये अंदर वायर है, तो इसके यहां पर कोई भी पॉइंट ले लूंगा तो सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि फिर से मैं इसको कांस्टेंट मान करके बाहर कर देता हूं। ओके, और एरिया कितना आ जाएगा इसका, इसका एरिया कितना है 2πr_l। बोलो इस वाले पार्ट का एरिया कितना होता है, इस वाले का 2πr × l। चार्ज कितना है अंदर की तरफ बताइए, समझिए, क्वेश्चन में भी करा है। यह है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 1 मीटर लेंथ पर चार्ज कितना है लैम्डा, तो ये कितनी लेंथ है हमारे पास l, तो l मीटर लेंथ पे चार्ज कितना हो गया लैम्डा × l। ठीक है, आप ऐसे समझना चाहते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि क्यू की लैम्डा क्या है Q/L। कितना चार्ज निकालना है l लेंथ पे, तो Q कितना हो गया लैम्डा l। ठीक है, तो मैं यहां Q की वैल्यू रख दूंगा लैम्डा L/ε। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1/2πε0, L से L कर गया λ/r। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो नीचे आपके पास 4πε0 आ जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, उसके बाद में तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4πε0 λ/r। इसको मैं k लिख दूंगा तो 2k λ/r, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है 2k λ/r। ये क्या है, अगेन यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। के λ/r। इसका कर्व अगर आप खींचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर का कर्व E is inversely proportional to r हाइपरबोला। सिंपल। ठीक है, अब इसमें हमारी एक डेरिवेशन और है, और आप चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं भी आज देखता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं भी निकालता हूं, तो 2 क्लास अभी और लगा देता हूं मैं इसमें। एक और डेरिवेशन है वो, और फिर कुछ क्वेश्चंस। वीडियो आपको 2 बार देखनी पड़ेगी, अच्छे से देखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजों को लेकर के। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है इसमें कि भाई ये पूरा सिमेट्रिकल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसीलिए हम गॉसियन सरफेस वो मानते हैं। वरना मैं गॉसियन सरफेस यहाँ पे है ना, इसके लिए ये भी मान सकता था, बट इसका एरिया कैसे निकालता। और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट नहीं होता है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक में बाहर निकाला है, इसीलिए हम सिमेट्रिकल मानते हैं। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िए, हो सकता है इसमें थोड़ा सा डाउट आएंगे, तो फिर देखते हैं, डील करते हैं। चलिए, ठीक है।